Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Studyfied. अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। आप सभी ने ट्रायंगुलर अरेंजमेंट्स बनाए हैं और ये जो क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं ये आपकी चेकलिस्ट के क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि जो चेकलिस्ट में क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन दो। उनका सॉल्यूशन आपको चेकलिस्ट में ही मिला हुआ है, क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन दिया गया है। स्टिल पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो वो मैं उनके सेशंस ले लूंगी, ठीक है। तो अभी आज के भी सेशन में हम लोग 2 पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम लेवल के लिए। अभी हम बात कर रहे थे ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट की। जो ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट जनरली पूछे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, टोटल 6 पर्संस को बैठाया जाता है ट्रायंगल अरेंजमेंट पर। तो अभी आज के क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमें टोटल 9 लोगों को बैठाना है, ठीक है। किस तरीके से बैठाना है वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। कंप्लीट कोर्सेज अटेंड करने के लिए आप ज्वाइन करें अनअकैडमी को। वहां पर आपको सभी एजुकेटर्स का, आशीष सर और बाकी भी बहुत सारे एजुकेटर्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कोड यूज करना है TT10। ये कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन का जो हिंदी वर्जन है वो यहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो दिस इज योर क्वेश्चन। क्या कहता है, 9 पर्सन्स, जनरली 6 लोगों को बैठाया जाता है, अभी आज के क्वेश्चन में 9 लोगों को बैठाना है। 9 persons PQRSTUVW and X sit around a triangular table, not necessarily in the same order, ठीक है। 3 persons sit at each corner, 3 लोग तो कॉर्नर पर बैठते हैं, 3 लोग आपके कॉर्नर पर बैठते हैं। एंड 2 persons sit at each side of the table, ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, हर एक साइड पर 2 लोग बैठते हैं। कॉर्नर्स पर 3 हो गए और हर एक साइड पर 2, यानी कि 6 लोग तो क्या हो गए जो साइड्स पर बैठते हैं और 3 लोग हो गए जो कॉर्नर्स पर बैठते हैं। दे ऑल आर फेसिंग सेंटर, सभी के सभी सेंटर को फेस करते हैं। तो कैसा अरेंजमेंट बनेगा हमारा, ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। 3 लोग बैठते हैं कहां पर, कॉर्नर्स पर, और 2 लोग बैठते हैं साइड्स पर, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 9 पर्सन्स का अरेंजमेंट बन चुका है। अभी आगे उसने आपको इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है। कहता है x सिट्स फोर्थ राइट ऑफ q, x जो है वो q के फोर्थ राइट पर बैठता है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन x एंड s। हमें देखो इंटरकनेक्शन तो मिल रहा है, यहाँ पर x की बात हुई, फिर अगेन आगे x की बात हुई, ठीक है। आगे s के लिए कहता है हु डज नॉट सिट नियर टू w, यहाँ पर आपको r दिया गया है, r sits third to the left of p दिया गया है, p sits third to the left of r, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपको p। अभी क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना, अब जब तक आपको कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कि कोई पर्सन कॉर्नर पर है या फिर कोई पर्सन साइड पर बैठता है, किसी साइड पर बैठता है, तो तब तक क्वेश्चन को स्टार्ट करना इज लाइक कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे केसेस बनाते जाओ। और आपको हमेशा पेपर में क्या करना है, देखो क्वेश्चन में बिल्कुल पॉसिबल है कि पॉसिबल केसेस बनेंगे, और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको उन केसेस को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप अलग अलग कोशिश करना है कि कम से कम में करना है। अगर फिर भी किसी में मान लो 2 केसेस बनते हैं तो आपको 2 अलग अलग फिगर्स नहीं बनानी है, एक ही फिगर में लेकर चलो, एक ही फिगर में, ठीक है। क्योंकि 2 फिगर्स बनाओगे ऑब्वियसली टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। एक ही फिगर में केसेस बनते हैं तो उसको सॉल्व करो, उसी में ही सॉल्व करो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अभी छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा, तो हम लोग इसको पूरे को पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा x और q, किसी का कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो हम लोग वही देखते हैं। U sits with R on the same side of the table, not at the corner। अब हमें क्या पता चला कि U और R दोनों साथ में आएंगे, U और R दोनों साथ में आएंगे, सेम साइड पर आएंगे, सेम साइड ऑफ द टेबल पर है U और R, नॉट एट द कॉर्नर, खुद ही बता दिया कि वो कॉर्नर पर नहीं है।
आगे बोथ W एंड Q सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल नॉट एट द कॉर्नर। W और Q का भी सिमिलर केस है। W और Q ये दोनों भी क्या है आपके सेम साइड ऑफ टेबल पर आएंगे, सेम साइड पर आएंगे ट्राइंगुलर टेबल के, और कॉर्नर पर नहीं है। वी डज नॉट सेट थर्ड, ये सारा इंफॉर्मेशन है। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज उठानी है, वो ये है कि उसने U और R के लिए बात की है कि U और R दोनों साथ में आएंगे और W और Q जो हैं ये दोनों साथ में आएंगे। U R W और Q ये दोनों क्या आएंगे, साथ में आएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना चाहिए, U R से या W Q से। अब एक चीज देखो, कहीं से भी स्टार्ट करो, बट जिसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है क्वेश्चन को हमेशा वहां से स्टार्ट करो। जैसा कि x सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ q, w और q हमारे पास है, q का हमें क्या मिल गया कि x जो है वो q के फोर्थ राइट पर है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन x और s, अगेन हमको x और s की बात मिल गई। ठीक है, क्योंकि q से रिलेशन है x का, फिर आगे x और s का रिलेशन आगे who does not sit near to w, जो s है वो w के साथ में नहीं बैठता। तो हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, W और Q को साथ में बिठाना है। अब एक और चीज, W और Q को साथ में बिठाना है, किसी भी साइड पर आप बना सकते हो W और Q को, लेकिन हमें ये तो नहीं पता W और Q में से भी तो अभी देखो दो केसेस बनेंगे। मे बी पॉसिबल W Q ऐसे आ जाए, मे बी पॉसिबल Q और W ऐसा आ जाए। सभी के सभी इनसाइड फेसिंग है। ठीक है, सभी के सभी इनसाइड फेसिंग है। अब एक ही फिगर में हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, एक ही फिगर में दोनों को लेकर चलेंगे। एक बन जाएगा आपका इंटीरियर वाला केस, एक बन जाएगा आपका एक्सटीरियर वाला केस। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था, अब इसको आपको अलग से नोट नहीं करना। x सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ q, q के फोर्थ राइट पर कौन है, x है। आउटर वाला केस लेकर चलो, एक्सटीरियर वाला, x जो है फोर्थ राइट पर है q के, तो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका x। x जो है वो q के फोर्थ राइट पर है। और अगर हम इस केस की बात करें तो 1 2 3 4 x आ जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर। तो हमने बना दिया x को q के फोर्थ राइट पर। आगे उसने बोला है वन पर्सन सिट्स बिटवीन x और s के बीच में एक पर्सन है, और ये जो s है ये w के पास में नहीं बैठता है। x और s के बीच में एक पर्सन बनाना है। ठीक है, अब अगर हम अंदर वाले केस की बात करें तो x एक के गैप के बाद s यहाँ पर भी आ सकता है, और एक के गैप के बाद में s यहाँ पर आ सकता है, यानी कि w के जस्ट साथ में। यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि s और w दोनों साथ में नहीं है, ये उसने आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया है। ठीक है, तो x एक छोड़कर s कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं आउटर वाले केस की, ठीक है, तो x एक छोड़कर s यहाँ पर भी आ सकता है, और एक छोड़कर s आपका यहाँ पर भी आ सकता है। दो केसेस बनते हैं। ठीक है, दो केसेस बनते हैं, और दोनों ही केसेस में वो w के पास नहीं है। तो x एक छोड़कर s यहाँ पर भी आ सकता है, x एक छोड़कर s यहाँ पर भी आ सकता है। तो अभी आउटर वाले केस में हमारे पास अभी आगे फर्दर दो केसेस बन रहे हैं। आगे देखते हैं, उसने बोला है P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, P जो है वो R के थर्ड लेफ्ट पर है। इसको हम एक बार देखते हैं। अभी हम लोग U और R को देखते हैं। ठीक है, U और R को देखते हैं, और उसने बोला P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, P है। U और R को दोनों को साथ में बिठाना है, दोनों सेम साइड पर बैठते हैं, तो हमको दो एडजेसेंट प्लेसेस, एक साइड पूरी खाली चाहिए। ठीक है, अगर अब देखो हम लोग इनसाइड वाले केस की बात करते हैं। ठीक है, इनसाइड वाले जहां पर Q यहाँ पर है, W यहाँ पर है, S यहाँ पर है। ठीक है, और X यहाँ पर है। तो अब हमको चाहिए U और R के लिए स्पेस। इस साइड पर QW आ चुका है, इस एक साइड पर S आ चुका है, और इस एक साइड पर X आ चुका है। तो अंदर वाला केस तो हमारा गलत हो गया। कैसे, क्योंकि हमको U और R को बिठाना है। देखो, हमें U और R को साथ में बिठाना है, दोनों को सेम साइड पर बिठाना है, तो दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी S आ चुका है, यहाँ पर X आ चुका है, तो दो एडजेसेंट प्लेसेस तो खाली नहीं है। यहाँ पर QW ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यानी कि अंदर वाला जो इंटीरियर वाला केस है वो क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ठीक है, तो अब जो करेक्ट केस है वो है हमारा बाहर वाला, जिसमें अभी आगे फर्दर S के लिए दो जगह है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं U और R कहां पर आ सकता है।
अब मान लो हम लोग s को एक बार यहां पर मानकर चल रहे हैं, यहां से हम s को हटा देते हैं, ठीक है। तो u और r को अब हम यहां पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब u और r का कैसे पता चलेगा, अभी हमें ये भी नहीं पता, u और r u भी हो सकता है, ur भी हो सकता है। हमें देखना है r के थर्ड लेफ्ट पर कौन आना चाहिए, p आना चाहिए। अगर हम r को यहां पर मानकर चलते हैं तो r का थर्ड लेफ्ट यहाँ पर W है, अगर R यहाँ पर आता है तो उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पर Q है। दोनों ही केसेस में R नहीं आ सकता, यहाँ पर इस साइड पर U और R यानी कि कैंसिल हो गए, नहीं आ सकते, क्योंकि चाहे आप R को यहाँ बनाओ चाहे आप यहाँ पर बनाओ, उसका थर्ड लेफ्ट पर आना चाहिए P। जबकि अगर R यहाँ पर है तो उसका थर्ड लेफ्ट आएगा यहाँ पर Q, और अगर R यहाँ पर है तो उसका थर्ड लेफ्ट क्या आएगा, अगर R यहाँ पर है तो उसका थर्ड लेफ्ट W। तो यानी कि U और R जो है वो दोनों इस जगह पर नहीं आ सकते। तो अभी हमें क्या पता चला कि S तो फिर यहां पर आएगा, X और S के बीच में 1 का गैप था, तो अब यानी कि S के लिए ये जगह कैंसिल हो चुकी है। अब U और R कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। अब हमको देखना है R को किस जगह पर बैठाना है, R के थर्ड लेफ्ट पर P आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम R को यहाँ पर बैठाते हैं तो उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 P यहाँ पर आ सकता है, और अगर हम R को इस जगह पर बैठाते हैं तो उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पर S है, यानी कि R यहाँ पर आएगा, U यहाँ पर आएगा, और R का थर्ड लेफ्ट पर P कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे नोट कर चुके हैं हम, W एंड Q सिट ऑन द सेम साइड, ये कर चुके हैं। लास्ट इंफॉर्मेशन रहती है V डज नॉट सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ T, V जो है T के थर्ड लेफ्ट पर नहीं आएगा। अब जरा देखो पूरे क्वेश्चन में R U X P S W Q सब आ चुके हैं, बचता क्या है आपका, V और T बचता है। V और T बचता है तो और दो ही प्लेसेस बचे हैं V और T के। उसने बोला है V जो है वो T के थर्ड लेफ्ट पर नहीं है, V जो है वो T के थर्ड लेफ्ट पर नहीं है, तो यानी कि T को यहाँ पर बनाए, T के थर्ड राइट पर V आ गया। अगर यहाँ पर T को बनाते तो T के थर्ड लेफ्ट पर V आता, इसीलिए हमने T को यहाँ पर बनाया, T के थर्ड राइट पर V बनाया है, T के थर्ड लेफ्ट पर V नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहीं पर कंप्लीटेड है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे फर्दर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है ऑड वन आउट बताओ, URPSX, URPS ये सभी साइड्स पर है, X कहां पर है, कॉर्नर पर है, यानी कि ऑड वन आउट हमें मिल गया, X कॉर्नर पर है, इसका आंसर है E ऑप्शन करेक्ट है। Who sits फोर्थ राइट ऑफ X के फोर्थ राइट पर कौन है, X है आपका यहाँ पर, इसका फोर्थ राइट 1 2 3 एंड 4, W है इसका फोर्थ राइट, X का फोर्थ राइट कौन है, W, A ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन S एंड Q when counted in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। S और Q के बीच में कितने लोग बैठते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। Who among the following is not sitting at the sides of table, इनमें से कौन सा, ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो साइड पर नहीं बैठता है, यानी कि कॉर्नर पर है, जो साइड्स पर नहीं बैठता यानी कि कॉर्नर पर है। तो हमें याद है एक X था, इसके अलावा देख लेते हैं आंसर इसका X होना चाहिए, X कॉर्नर पर है, बाकी X T और V है, तो वहां पर हमें सिर्फ X ही तो मिला है, X मिला है, ठीक है, बाकी तो नहीं है, बाकी सभी साइड्स वाले हैं, तो X जो है वो कॉर्नर पर है, इसका आंसर ये है। Who sits between R and W, R और W के बीच में कौन बैठता है, R आपका यहाँ पर है, W आपका यहाँ पर है, तो R और W के बीच में ये T बैठता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन है, ईयर बेस्ड पजल है। अब देखो क्या कहता है, 7 students B C D E F G H were born in the same month of the different years। आपको दिया गया है कि 7 लोग हैं, सेम मंथ में हुए हैं, अलग अलग ईयर्स हैं, 2010 2016 2012 2001 2005 14 19, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सी वाज बोर्न ऑन एन ऑड नंबर। आगे उसने क्या किया, आपको डेटा देना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग इसको पहले नोट कर लेते हैं, 2001 पहले नोट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 2001 के बाद में आपका आएगा यहाँ पर
2005, उसके बाद में आएगा 10, 12, 14, 16 एंड 19। ठीक है, टोटल 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कहता है सी वॉज बोर्न ऑन एन ओड नंबर्ड ईयर, सी का बर्थ हुआ है ओड नंबर्ड ईयर। अब ओड नंबर्ड ईयर हमारे पास 2001 भी है, 5 भी है और 19 भी है, तो यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे 3 केसेस बन रहे हैं। तो क्या जरूरत है, क्वेश्चन छोटा सा है, पढ़ लेते हैं पूरा, है ना। ओनली 3 स्टूडेंट्स वर बोर्न बिटवीन सी एंड जी। अब ये तो देखो हम लोग सी को बनाएंगे फिर सी और जी के, तो हम लोग थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी इज 4 years younger than E. H was born in the year which is divisible by 3. F was born in an even numbered year before G. B was born one of the years before C. क्या कहता है, B का बर्थ हुआ है वन ऑफ द इयर्स बिफोर C। ठीक है, और अभी उसने हमको स्टार्टिंग में बोला था C का बर्थ हुआ है ओड नंबर्ड ईयर में। तो एक केस जिसमें हम लेकर चल रहे थे C को यहाँ पर 2001 में लेकर चलते हैं, और C से पहले कौन हुआ है, C से पहले के ईयर में हुआ है B, तो यानी कि एक केस तो हमारा कैंसिल हो गया ना, C यहाँ पर नहीं आएगा। तो अभी हमारा एक केस बनता है C यहाँ पर आ जाएगा, एक केस में C यहाँ पर आ जाएगा। अब उसने बोला था ओनली 3 स्टूडेंट्स वर बोर्न बिटवीन C एंड G, G यहाँ पर आ जाएगा, G यहाँ पर आ जाएगा, C और G के बीच में 3 स्टूडेंट्स हुए हैं। कहता है D इज 4 years younger than E, D जो है वो 4 साल छोटा है E से, D जो है वो E से 4 साल छोटा है। ठीक है, तो अब जरा पहले हम लोग इस केस में देखते हैं, 4 साल छोटा बनाना है हमने किसको, D को E से, यानी कि E बड़ा है 4 साल। तो देखो 1 5 में 4 साल का गैप है, लेकिन यहाँ पर C है ऑलरेडी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, 10 और 14 का दिख रहा है। 12 और 16 में भी 4 साल का गैप है, लेकिन यहाँ पर G मेंशन्ड है, जबकि हमें D और E दोनों चाहिए, तो यानी कि 10 और 14 ही बनता है। 14 और 19 में 5 इयर्स का गैप है, 2014 और 2019 में, तो 2010 और 2014 बनेगा। अब उसने बोले D जो है वो 4 साल छोटा है, तो D 4 साल छोटा है E से, ये बन गया यहाँ पर E। अब ये तो सभी को आई होप पता ही होगा कि जो पर्सन 2010 में हुआ है वो 14 वाले से 4 साल बड़ा है। ठीक है, तो E बड़ा है D से। अब हम देखें इस वाले केस में, तो 2001 और 5 यहाँ पर बन जाएगा, एक तो ये केस बनता है, E और D यहाँ पर आ सकते हैं। एक और केस बनता है यहाँ पर 2012 और 16, यहाँ पर भी E बड़ा है D से, यहाँ भी आ सकते हैं, 2 केसेस बनते हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है H was born in the year which is divisible by 3. H किस ईयर में हुआ है, which is divisible by 3। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट केस में देखो, इस केस में तो H कहां पर आ सकता है, H का बर्थ हुआ है 3 से डिविजिबल होने वाले में, यहां पर आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी H 2 जगह पर आ सकता है। अभी यहाँ पर तो देखो E और D का ही हमें नहीं पता कि E और D कहां पर है, तो हम लोग H उसके हिसाब से बनाएंगे। आगे और देखते हैं। F was born in an even numbered year before G. F का बर्थ हुआ है G से पहले even numbered year में, F का बर्थ हुआ है G से पहले। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर F का बर्थ हुआ है G से पहले इवन नंबर्ड ईयर, G से पहले एक तो ये जगह बचती है 2012, एक 2001, तो यानी कि उसका हुआ है, किसमें हुआ है, इवन नंबर्ड ईयर में हुआ, इसीलिए हमने F को यहाँ पर लिया। अब G से पहले, इस केस में G से पहले 2005 और 2001, ये वाला केस गलत हो गया क्योंकि G से पहले इवन नंबर्ड ईयर में हुआ है कौन, G। अब हम लोग करते हैं, जो H था उसने कहा था वो डिविजिबल बाय 3 वाले ईयर में हुआ है। ठीक है, B was born one of the years before। अच्छा देखो B जो है वो कहां पर हुआ है, C से पहले, B जो है वो C से पहले हुआ है, तो B यहाँ पर हुआ है। अब H ये बच एक ही जगह बचती है, और उसने कहा था डिविजिबल बाय 3, तो ये डिविजिबल बाय 3 भी है, तो करेक्ट केस आपका ये है। क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। हु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा कौन है इनमें से,
जो पर्सन 2001 में हुआ है वही सबसे बड़ा होगा ना, तो बी सबसे बड़ा है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज यंगर देन डी, डी से छोटा कौन है? बी सी ई एफ जी ऑप्शंस दिए गए हैं, डी से छोटा। जी और एच, डी से छोटे दो हैं, जी और एच, जरा देखते हैं उसमें क्या दिया गया है, जी दिया गया है, ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हु वाज बोर्न इन 2012, 2012 में कौन हुआ है? एफ हुआ है, ई ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट बताना है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। सो आई होप आज के सेशन में जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं आपके चेकलिस्ट वाले, आप सभी को समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।